तो एक जो हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी है, ये एक्चुअली जो है नक्षत्र ज्योतिष है ना। नक्षत्र ज्योतिष। तो क्या होता है कि इन केपी एस्ट्रोलॉजी हर एक ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देता है। कोई भी जो ग्रह है वो अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देता है। हर ग्रह, यहाँ पर अगर अपन इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अपनी दशा में, आप चाहें तो अपने आप को म्यूट कर सकते हैं और जब भी आपको कुछ भी पूछना हो तो वो हैंड रेज वाला ऑप्शन होता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो मैं रुक जाऊंगा और आपके प्रश्नों का जो है वो उत्तर दे दूंगा ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो जो मैं दशा बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया, दशा। तो दशा का मतलब क्या है? दशा का मतलब है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और फिर प्राण दशा। कोई भी ग्रह जो है वो अपनी दशा में अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देता है। ये बहुत ही सिंपल सा जो है केपी में एक कंसेप्ट है। अब इसको अगर अपन थोड़ा सा लॉजिकली समझें तो क्या होता है कि जैसे ये सॉफ्टवेयर है, अभी अपन ने एक ऐसी रैंडम कुंडली बनाई तो सूर्य जो है वो अभी केतु के नक्षत्र में चल रहा है। तो सूर्य अपनी दशा में केतु के द्वारा दर्शाए गए भावों के जो है वो परिणाम देगा। इन द एग्जाम्पल हॉरोस्कोप, सन केतु के नक्षत्र में स्थित है तो सन तो सन अपनी दशा में केतु के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देगा। ये परिणाम अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये हमें सन के सब लॉर्ड, और इस केस में सन का जो सब लॉर्ड है ये मरकरी है ना। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से जो है अपन देखते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य ये केतु के नक्षत्र में स्थित है और मरकरी के सब में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब लॉर्ड मरकरी बताएगा, यही है सिंपल, कि ग्रह जो है अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा दर्शाए गए भावों के जो है परिणाम देगा। तो केतु का पहले नक्षत्र आता है हमारे जो जोडिएक में, भचक्र में, फिर वीनस का, फिर सन का, फिर मून का, फिर मार्स का, फिर राहु का, फिर गुरु का, फिर शनि का और फिर बुध का। ठीक है, इसको जो है 1 नंबर का नक्षत्र मिला है, इसको 2 नंबर का मिला है, इसको जो है 3 नंबर का मिला है, इसको जो है 4 नंबर का मिला है, इसको 5 नंबर का मिला है, इसको जो है 6 नंबर का मिला है, इसको जो है 7 नंबर का मिला है और इसको जो है 8 नंबर का मिला है और इसको जो है 9 नंबर का मिला हुआ है। फिर इसके बाद में यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17 और यहाँ पे जो है वो 18। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है यहाँ पे जो है 19, 19 है ना, 19, यहाँ पे 20, यहाँ पे 21, यहाँ पे 22, यहाँ पे 23, यहाँ पे 24, यहाँ पे फिर जो है 25 और कुछ यहाँ पर जो है 26 और यहाँ पर फिर जो है 27। ये ऐसे जो है नक्षत्र हैं। अब जब कोई ग्रह केतु के द्वारा शासित, SHASHIT, शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में
नक्षत्रों, केतु के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्र कौन से हैं? 1 नंबर का नक्षत्र, 10 नंबर का नक्षत्र और नक्षत्र 19 नंबर का नक्षत्र में से किसी भी एक नक्षत्र में आ जाएगा। जातक की जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली में जब कोई भी ग्रह केतु के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्र मतलब कि 1, 10 या 19 में से किसी भी एक नक्षत्र में आ जाएगा तो वो ग्रह का स्टार लॉर्ड केतु बन जाएगा और फिर वो ग्रह अपनी दशा में केतु के फल देगा। बहुत सिंपल है। ऐसा ही वीनस के लिए होगा, ऐसा ही सन के लिए होगा, ऐसा ही मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी सभी के लिए इसी तरह से तो होना है, कुछ और अलग है नहीं। तो हर ग्रह के अपने अपने मकान हैं, नक्षत्र। अभी हम नक्षत्रों को मकान बोल रहे हैं। जो भी ग्रह इन मकानों में आकर किराए से रहेगा वो किराएदार ग्रह अपनी दशा में मकान मालिक ग्रह के परिणाम देगा। बहुत सिंपल है, इसको अपन को इस तरह से जो है वो समझना है। चलिए अब अपन आपकी जो है या कोई भी अभी जो है अपन ऐसे ही एक रैंडम कुंडली ले लेते हैं। इन द एग्जाम्पल हॉरोस्कोप केतु जो है, केतु के द्वारा शासित किए जाने वाले 1, 10 और 19 ये 3 जो है वो नक्षत्र हैं। अब अगर मैं देखूं इस एग्जाम्पल हॉरोस्कोप में कौन से ग्रह केतु के नक्षत्र में हैं, तो ये हम फॉर्चूना को तो लेते नहीं है, हमें केतु तक चेक करना है। तो अगर हम ये स्टार लॉर्ड वाले में देखेंगे यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि सिर्फ सूर्य जो है वो केतु के नक्षत्र में है। अच्छा, ये बात हमें कैसे पता चलती है? सूर्य जो है वो मूला नक्षत्र में स्थित है और मूला नक्षत्र जो है उसका स्वामी जो है वो कौन होता है? केतु होता है। तो केतु के द्वारा शासित किए गए नक्षत्रों में जो है वो सूर्य स्थित है, तो सूर्य अपनी दशा में केतु के फल देगा। वीनस के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में कोई है क्या? नहीं, वीनस के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में तो कोई भी नहीं है। अब इसके बाद में सूर्य के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में कौन है? केतु है। सूर्य के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में केतु है। मून के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में अगर अपन देखें तो जुपिटर है। फिर इसके बाद में जो है मार्स के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में यहाँ पे अपन को देखना है, तो वीनस जो है वो मार्स के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में है। राहु जो है, क्या राहु के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्र में कोई भी है? नहीं, राहु के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में जो है वो कोई भी नहीं है। जुपिटर, क्या जुपिटर के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में कोई है? हाँ, सैटर्न जो है वो जुपिटर के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में है। शनि के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में चंद्रमा है, मंगल है और राहु है। चंद्रमा है, मंगल है और राहु है। बुध के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में खुद बुध है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो केतु के फल तो मुझे सूर्य के थ्रू मिल जाएंगे, सूर्य के फल मुझे केतु के थ्रू मिल जाएंगे, मून के फल मुझे जुपिटर के थ्रू मिलेंगे, मार्स के फल मुझे वीनस के थ्रू मिलेंगे, जुपिटर के फल मुझे राहु के थ्रू मिलेंगे, शनि के फल मुझे मून, मार्स और राहु इन 3 ग्रहों के द्वारा जो है वो मिलेंगे। मरकरी के फल मुझे मरकरी के द्वारा खुद मिलेंगे। तो जिस ग्रह के पास अपने रिजल्ट्स देने के लिए किराएदार मौजूद है वो टेनेंटेड प्लैनेट है।
ये ग्रह अपने फल अपने नक्षत्र या अपने द्वारा शासित किए गए नक्षत्र में स्थित ग्रह के द्वारा देगा। अब यहां पे एक कंडीशन बनती है कि अगर किसी ग्रह के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में कोई भी ग्रह स्थित ना हो, तब अब हमें उस ग्रह के फल कैसे मिलेंगे? ग्रह के पास किराएदार है ही नहीं। तो अब इस स्थिति में ग्रह अपने फल खुद देगा। उसके पास किराएदार नहीं है, अपने फल देने के लिए कोई किराएदार ग्रह नहीं है, वो अनटेनेंटेड है, क्योंकि उसके पास तो कोई किराएदार है ही नहीं ना। वो बेचारा, उसके घरों पे कोई नहीं रह रहा है। अब अगला रूल क्या है कि अगर किसी ग्रह के, यदि अगर कोई ग्रह अपने ही, कोई ग्रह स्वयं के द्वारा शासित किए जाने वाले नक्षत्रों में स्थित हो, तब वो ग्रह अपने फल खुद ही देगा, क्योंकि वो अपने नक्षत्र में खुद ही स्थित है। इस स्थिति में ग्रह, या इस स्थिति में भी ग्रह अनटेनेंटेड प्लैनेट होगा। तो हमें दो चीजें समझ में आई कि एक वो ग्रह जिनके पास किराएदार हैं वो तो टेनेंटेड हो गए, दूसरे वो ग्रह जिनके पास में किराएदार नहीं हैं या जो अपने ही नक्षत्र में स्थित हैं, वो क्या होते हैं? वो अनटेनेंटेड प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे केपी का गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल ऑफ केपी, कृष्णमूर्ति जी ने स्वयं ही लिखा है कि कोई भी यूटी, अब मैं पूरा पूरा नहीं लिखने वाला, मैं सिर्फ यूटी लिख दूंगा और मैं जो है सिर्फ यूटी लिख दूंगा, और जिसके पास में है, जो टेनेंटेड है, जिसके पास किराएदार है, वो टेनेंटेड लिख दूंगा। कोई भी यूटी ग्रह जिन भावों का CSL बनता है, वो उन भावों के भी रिजल्ट देता है। फिर यदि कोई भी यूटी ग्रह, चलिए मैं ही लिखता हूं, कोई भी यूटी ग्रह किसी भी भाव का CSL नहीं बनता, तो वो जिन भावों का क्या बनता है? स्टार लॉर्ड बनता है, वो उन भावों के फल देता है। जैसे कि यहां पर इन द एग्जाम्पल हॉरोस्कोप अगर अपन देखें, ये सब कुछ तो अपन लोग लिख ही चुके हैं। तो अपन को यहां से क्या समझ में आया? अपन को यहां से ये समझ में आया कि केतु के पास में तो किराएदार है, तो केतु जो है मेरा, ये तो टेनेंटेड हो गया ना, केतु के पास में किराएदार है। फिर इसके बाद में सूर्य के पास में भी किराएदार है, चंद्रमा के पास है, मंगल के पास में है, जुपिटर के पास में है, सैटर्न के पास में है। जुपिटर बेचारा, जो मरकरी है, वो खुद अपने ही नक्षत्र में स्थित है, तो मरकरी जो है मेरा वो अनटेनेंटेड है, राहु अनटेनेंटेड है और वीनस जो है वो अनटेनेंटेड है।
अब यहां पर अपन थोड़ा सा जो है वो समझते हैं। तो वीनस अनटेनेंटेड है, क्योंकि वीनस के नक्षत्र में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, तो वीनस अपने फल खुद देगा। ठीक है। अब यहां पर अपन थोड़ा सा जो है वो समझ लेते हैं कि अगर मैं इसी वाली कुंडली में जाऊं, इन द एग्जाम्पल हॉरोस्कोप, सन जो है मेरा, ये मैं भाव चलित कुंडली में देखूंगा। सूर्य जो है मेरा वो अभी पांचवें भाव में बैठा हुआ है, और वो मेरा जो है दूसरे भाव को रूल कर रहा है। मून जो है मेरा, ये अभी मैं लिख रहा हूं। ये सब बनते हैं ना सर आपसे? हेलो? यस यस है ना? तो यस। मून का बताइए, मून का क्या होगा? इसमें आपका कम दिखाई दे रहा है। मून आपका है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। पहले जहां बैठा है वहां का बताएंगे। सिटिंग इन फिफ्थ हाउस। एंड वन है ना? मार्स का? मार्स is also sitting in fifth ट्वेल्थ हाउस। आप लैपटॉप से देख रहे हैं या मोबाइल से हाँ, देख रहे हैं? लैपटॉप से देख रहा हूँ। थोड़ा हाँ। सा मैग्नीफाई कर दीजिए इसे, तो बहुत बारीक दिख रहा है। हाँ, मार्स इज इन ट्वेल्थ हाउस एंड द लॉर्ड जो है वो फिफ्थ और टेंथ का है। ठीक है, चलिए, मतलब बन जाएगा, है ना? अपन को बस थोड़ा सा बस जो है वो देखना है। मैं जल्दी जल्दी जो है कर देता हूँ, 5 और 10। इसके बाद में मरकरी जो है, मरकरी इस कुंडली में फिफ्थ में बैठा हुआ है, और वो जो है वो 12 को और जो है 3 को जो है वो रूल कर रहा है। जुपिटर जो है इस वाली कुंडली में वो बैठा हुआ है 11th हाउस में, और वो जो है नाइन्थ, मतलब कि वो सिक्स्थ वाले हाउस को, और वो जो है फिर इसके बाद में नाइन्थ वाले हाउस को जो है वो रूल कर रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद में जो वीनस है, वीनस इस कुंडली में 7th हाउस में बैठा हुआ है, और 11th हाउस और 4th हाउस को जो है वो रूल कर रहा है। ठीक है। सैटर्न जो है इस वाली कुंडली में, सैटर्न जो है वो बैठा हुआ है 8th हाउस में, और वो जो है 7th हाउस और 8th हाउस को रूल कर रहा है। तो अपन ने जो है ये ऐसे लिख दिए। ठीक है। इसके बाद में अब राहु और केतु का अपन को पता है कि राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं वो अपन केपी कुंडली से ले लेते हैं। तो राहु जो है वो 8th हाउस में बैठा है, केतु जो है वो दूसरे में बैठा हुआ है। इसके बाद में ये जिस राशि में बैठे होते हैं अपन उसको ले लेते हैं राशि कुंडली से। तो राहु जो है वो जुपिटर की राशि में बैठा है, केतु जो है वो मरकरी की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है। इनके साथ में क्या कोई प्लेनेट की स्पेशल दृष्टि आ रही है इन पे, अपन को वो चेक करना है। 1 2 3 4 5। तो केतु पे जो है वो जुपिटर की पांचवी दृष्टि जो है वो आ रही है। इसके बाद में अगर हम देखें तो मंगल की आठवीं दृष्टि तो नहीं आ रही, और फिर जो है मंगल के बाद में शनि की जो है वो तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि भी जो है वो नहीं आ रही है। इसके बाद में तो सब सात दृष्टि वाले प्लेनेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राहु के साथ में मैं जुपिटर के सिग्निफिकेटर लिख दूंगा, मरकरी के साथ में केतु के साथ में मैं मरकरी और जुपिटर के सिग्निफिकेटर यहां से लिख दूंगा, तो ये टोटल सिग्निफिकेटर हो जाएंगे। अब यहां पर हम देखें तो वीनस जो है वो अनटेनेंटेड है, वीनस जो है वो अनटेनेंटेड है। तो केपी के गोल्डन रूल के अनुसार ये वीनस जिन भावों का सबलॉर्ड होगा, देखिए यहाँ पे वीनस तीसरे भाव का सबलॉर्ड है। हम जो है सीधे मैग्नीफायर से जो है वो देखते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये सबलॉर्ड में देखना है। वीनस जो है वो तीसरे भाव का सबलॉर्ड है, फिर वीनस जो है मेरा वो छठवें भाव का सबलॉर्ड है। बस, वीनस जो है मेरा वो तीसरे और छठवें भाव का जो है वो सबलॉर्ड है। तो वीनस जो है मेरा वो तीसरे और छठवें भाव के भी जो है वो फल देगा। इसके बाद में अगर मैं देखूं तो राहु जो है मेरा वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है, राहु जो है मेरा वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है। तो राहु जिस भाव का सब लॉर्ड बन रहा होगा, पहले भाव का सब लॉर्ड है राहु, सातवें भाव का सब लॉर्ड है राहु, और 11वें भाव का जो है वो सब लॉर्ड है राहु। तो पहले भाव का, सातवें भाव का और 11वें भाव का राहु जो है वो फल देगा। मरकरी चूंकि अपने नक्षत्र में स्थित है, तो मरकरी भी जो है वो अनटेनेंटेड है। यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर मरकरी जो है वो 12th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है, तो मरकरी जो है वो 12वें भाव के फल देगा। हालांकि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है,
लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए जो है हम ये लिखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मरकरी मुझे सब लॉर्ड वाले कॉलम में कहीं पर भी नहीं मिलता, तो फिर मरकरी जिस किसी भी भाव का स्टार लॉर्ड बनता वो उनके जो है उन भावों के प्रबलता से फल देता। तो ये मेरे प्लेनेट के जो हैं वो ग्रह किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है वो जो है मेरे पास में आ गया। अब थोड़ा सा जो है अपन यहाँ पे समझते हैं कि प्लेनेट होता है मेरे पास में, लिखने का तरीका हमेशा ऐसा ही रहेगा, उसका स्टार लॉर्ड होता है और उसका सब लॉर्ड होता है। ग्रह सूर्य है, उसका जो सब लॉर्ड है वो केतु है, और उसका जो स्टार लॉर्ड है वो केतु है, और उसका जो सब लॉर्ड है वो जो है वो मरकरी है। तो सूर्य चूंकि क्या है, सूर्य अपन को पता है बहुत अच्छे से, सूर्य तो टेनेंटेड है, तो वो अपने फल खुद से तो देगा नहीं। तो सूर्य की दशा में जो है वो मुझे केतु के द्वारा दर्शाए गए भाव, मतलब कि दूसरा भाव, और मरकरी किन भावों का सिग्निफिकेटर है, 5, 12 और 3। 5, 12 और 3। और इसके बाद में फिर जुपिटर किन भावों का सिग्निफिकेटर है, 11, 6 और 9। 11, 6 और 9 इन भावों के जो है मुझे जो है वो फल मिली। ये जो है मेरे साथ में जो है ऐसे होगा। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ये मरकरी को जो है अपन मरकरी के भाव और देख लेते, तो मरकरी के भाव जो है वो है 5, 12 और 3। तो इस तरह से जो है ये सूर्य की दशा में मुझे केतु के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम मिलेंगे। वो अच्छे होंगे या बुरे ये मुझे मरकरी के थ्रू जो है वो पता चलेगा। जैसे कि सूर्य जो है वो एक पेड़ है, केतु जो है वो उसका फल है। अब वो फल खट्टा है या मीठा है या सड़ा हुआ है वो मुझे पता चलेगा सब लॉर्ड के थ्रू। ये जो है केपी का बेसिक प्रिंसिपल है। चलिए अब मैं एक अगले प्लेनेट को लेता हूँ। मैं अभी जो है लेता हूँ वीनस को। तो वीनस को मैं लेता हूँ, वीनस जो है मेरा, उसका स्टार लॉर्ड जो है वो मार्स है, और सब लॉर्ड जो है वीनस का वो सैटर्न है। मुझे पता है कि वीनस जो है वो अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड है मतलब वीनस अपनी दशा में अपने द्वारा दर्शाए गए भावों के भी फल देगा। तो वीनस के द्वारा दर्शाए गए भाव कौन से हैं, वो है 7, वो है 11, वो है 4, वो है 3 और वो है 6। वीनस का स्टार लॉर्ड जो है वो मार्स है। मार्स 12, 5 और 10, 12, 5 और 10 इन भावों के जो है वो परिणाम देगा। सैटर्न जो है मेरा, सैटर्न को मुझे चेक करना है, सैटर्न जो है वो 8 और 7 जो है वो बोल रहा है। अब चूंकि वीनस की दशा में मुझे वीनस के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम भी मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे वीनस के द्वारा दर्शाए गए भावों को भी लिख देता हूँ। वो है 7, 11, 4, 3 और फिर 6। और इसके बाद में फिर क्या होगा, 12, 5 और 10 जो कि मेरे मार्स के द्वारा दर्शाए गए भाव हैं, और सब लॉर्ड जो है वो 8 और 7 जो है वो बता रहा है। तो ये हमारा बेसिक सा अंतर है टेनेंटेड प्लेनेट में और अनटेनेंटेड प्लेनेट में। टेनेंटेड प्लेनेट में क्या होगा, टेनेंटेड प्लेनेट की दशा में उसके नक्षत्र लॉर्ड के द्वारा दर्शाए गए भावों के फल बस मिलेंगे। लेकिन अनटेनेंटेड प्लेनेट की दशा में प्लेनेट खुद जिन भावों को सिग्निफाई कर रहा है वो, और उसका नक्षत्र लॉर्ड जिन भावों को सिग्निफाई कर रहा है वो, उन दोनों के ही जो है मुझे फल मिलने हैं। इतने सारे भावों के मुझे फल मिलेंगे, वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये जो है इन इन्वॉल्व भावों के हिसाब से मुझे जो है सब लॉर्ड